हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीक्यूब क्लास। सो आज हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिया है मैथमेटिक्स का, विच इज़ योर रियल नंबर। सो इन रियल नंबर जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लें, राइट, विद एग्जाम्पल। जितने भी थ्योरम्स हैं उनको समझ करके, और उसके बाद कितने तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सो आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीटली इस वाले वीडियो में वाइंड अप हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, और अगर इस वाले चैप्टर से आएगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन बनेगा ही आपका। आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस है। उसके बाद देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इसमें आपको थ्योरम के बारे में मैं बता दूंगा, देन आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट दिस थ्योरम स्टेट है, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिविजिटिंग योर इरेशनल नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अगर ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन वो होगा, आपको भी याद होगा, √2 को प्रूव करो दैट इट इज एन इरेशनल नंबर, √3 को प्रूव करो। पूरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको बस एक ही चीज प्रूव करना है, दैट द गिवन नंबर इज योर इरेशनल नंबर। सो इसमें हम अब फोकस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पैटर्न सेम होता है इनको सॉल्विंग, सो उसमें आपको रटना ना पड़े। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। फिर कोई भी इरेशनल नंबर हो, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स भी ना कटें और आप फुल स्कोर कर पाओ। देन रिविजिटिंग द रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इसके लिए हमारे पास 3 थ्योरम है घुमा फिरा करके। वो तीनों एक ही चीज कहती हैं। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होगा और आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। वो थ्योरम्स ऐसी है ना कि जैसे मैं अभी अपना कान पकड़ लूँ ऐसे, और मैं फिर यहाँ पे हाथ घुमा करके पकड़ लूँ। इन दोनों चीज़ों में मैं करके आ रहा हूँ, तो मैं कान ही पकड़ रहा हूँ, राइट। तो वही ट्विस्टिंग वाली बात है कि एक स्टेटमेंट है, उसको ट्विस्ट करके 2-3 थ्योरम दे दी गई हैं। वो एकदम बेसिक थ्योरम है। सो इतना छोटा सा टॉपिक है, पर मार्क्स के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है, कितने टाइप्स के नंबर की कैटेगरी है, और कौन कौन से नंबर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो सबसे पहले हमारे होते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर होता है हमारा 1 2 3 4। जब भी आप काउंटिंग, कोई बच्चा जब काउंटिंग सीखता है तो कैसे स्टार्ट करता है, वो यही बोलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7। वो ऐसे करते हुए फिर जब बड़ा होता है तो उसकी नंबर की जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है, और वो फिर उतने ज़्यादा नंबर काउंट कर पाता है। सो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग 1, आई एम टेलिंग, 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करते हुए आप प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ, अनंत तक। जब तक आपका मन करे आप सोते जागते ऐसे नंबर लेते रहो। आप नंबर, जो सारे जितने भी नंबर हैं उनको क्या कहेंगे हम कहेंगे उनको नेचुरल नंबर। वो क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर। जिन नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर जो है, और वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम कैसे दिखाते, कैसे, उनका सिंबल क्या है? नेचुरल नंबर को हमेशा n से, कैपिटल N से। n जो होता है इज योर नेचुरल नंबर, राइट। और इसी कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 देन 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, और ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाता है? वो प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। आपका जितना मन करे आप नंबर लेते रहो, आप काउंटिंग करते रहो, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। वो आपका नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए आपका दोस्त है, बोलो ठीक है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स हो गए, बट व्हाट अबाउट जीरो? जीरो भी तो हुआ ना। जब आपके पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं ना। मैं पूछता हूँ कि अभी आपके पास कितने रुपए हैं, हाँ, और आपको मम्मी ने पॉकेट मनी दी नहीं है और आपके पास कोई पैसे नहीं, तो आप बोलोगे मेरे पास 0 रुपए हैं, राइट। तो जीरो क्या हो गया? जीरो बता रहा है दैट यू हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है आपके पास। सो जैसे ही हमने इस नंबर में एक नया नंबर ऐड कर दिया इस पूरी सीरीज में, 0, सो इसका नाम चेंज हो गया, और ये अब नेचुरल नंबर से चेंज होकर के क्या बन गया? ये बन गया हमारा होल नंबर, जिसको हम W से करते हैं रिप्रेजेंट। और W वाला जो हमारा होल नंबर होता है उसमें होता है आपका 0 प्लस पूरा वो जो सेट है नेचुरल नंबर का, वो आ जाता है इसके अंदर। 0 1 2 3। अब हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी? हमने काउंटिंग स्टार्ट करी 0 से, और जैसे हमने 0 को इंक्लूड कर लिया, अब हम उसको नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट होल नंबर। हम बोलेंगे उसको होल नंबर। इसके बाद फिर क्या हुआ? जब थोड़े बड़े हुए तो आपको लगा कि आपको नेगेटिव नंबर की भी जरूरत है, राइट। नेगेटिव नंबर आप कहाँ यूज़ करते हो? आप फिजिक्स में यूज़ करते हो, नेचुरल जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। उसके बाद जब कोई लोन में होता है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी हुई, राइट, कि वो आपको किसी को देनी है। अभी आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है, आप कर्जे में भी हो, तो जो आपके पास पैसे आएंगे पहले तो आप उसको दे करके अपना डेब्ट जो है, अपना कर्जा मुक्त हो जाओगे ना। सो वो नेगेटिव टर्म को यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो नेगेटिव नंबर्स हो गए, -1 -2 -3, हम ऐसे कहाँ तक जाना है? -1 हो गया, देन -2
-3 ऐसे सो ऑन। तो जैसे हम 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट करी तो हम प्लस इन्फिनिटी तक गए थे। अगर हम नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं तो हम कहाँ तक चले जाएंगे, हम जाएंगे -इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पे हमारे जो नेगेटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर वो नंबर जिसमें आपके -इन्फिनिटी राइट, आपका 0 और आपके +इन्फिनिटी राइट, ये सारे नंबर हो। नंबर लाइन पे जो आप नंबर देखते हो, 0 से आप पॉजिटिव साइड पे चले जाओ, 0 से आप नेगेटिव साइड पे चले जाओ। ये जो सारे नंबर हैं 1 2 3 4 -1 2 3 +0 इंक्लूडिंग 0, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दीज नंबर एज अ इंटीजर्स। इसको हम कहते हैं इंटीजर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जब हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 0 से राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर तो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। +1 +2 +3 +4 +5 ये आपके क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए सारे। कंसेप्ट क्लियर अभी तक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि हमने नेचुरल नंबर्स की बात कर ली, उसके बाद हमने होल नंबर्स की बात कर ली, और अब हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स को तो फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है ना। फ्रैक्शंस में आप जब लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, जब आप फ्रैक्शन में आप जब भी नंबर लिखते हो तो आपका एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है राइट। सो आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो आपका डिनोमिनेटर, और एक कंडीशन होती है कि जो आपका q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो नंबर इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं ना, उन नंबर को हम क्या कहते हैं, उन नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। रैशनल नंबर कैसे हम करते हैं रिप्रेजेंट, q से। तो रैशनल नंबर राइट, हायरार्की देख रहे हैं आप, आपने कहाँ स्टार्ट किया था, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा क्या होता है होल नंबर, क्योंकि आपके होल नंबर के पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं प्लस आपके 0 भी है। उसके बाद आपके इंटीजर में आपका क्या है, आपके नेचुरल नंबर भी है, आपका 0 भी है, और आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए 1 2 3। तो इनके वाले क्लब को हम क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं इंटीजर्स। और इसके बाद अगर हम इसके और ऊपर आते हैं तो उनको कहते हैं रैशनल नंबर। अब आपके एक दूसरी और एक नंबर की वो हायरार्की इसके बाद आती है, विच इज योर इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं जो आपके अंडर रूट्स में आते हैं। अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर आपका प्राइम नंबर लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे वो आपका इर्रेशनल नंबर है। वो क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है। अब बोलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेटा प्राइम नंबर कुछ नहीं है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो अपने टेबल में आते हैं या तो वो 1 के टेबल में आएंगे, वो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। लाइक 2 को ले लीजिए आप, 2 का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। सो 2 अपने टेबल पे आता है खाली, और वो 1 के टेबल में आता है। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 केवल अपने टेबल में आता है और वो 1 के टेबल में आता है। फिर ऐसे 5 हो गया, 5 किस में आता है, खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। समझ गए, इनके फैक्टर या तो खुद होते हैं या 1 होता है। इनके दो फैक्टर्स होते हैं राइट, इनको हम प्राइम कहते हैं। लेकिन आपका जो 1 है वो प्राइम नहीं है। क्यों, बिकॉज 1 जो है वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, वो केवल अपने टेबल में आता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, एक वो खुद और एक 1। लेकिन जो हमारा 1 है, नंबर जो 1 है, ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हाँ ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, सो आपके इसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल में आपके नंबर्स हो गए √2, √3, √5 एंड पाई। अब ये पाई क्या है, पाई आपने पढ़ा होगा फॉर्मूलेज में, सर्कल के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें पाई, जिसको आप फ्रैक्शन में लिखते 22/7, बट इसको एक्चुअल वैल्यू जो है इट इज 3.14 सो ऑन, ऐसे जाती रहेगी, नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग। इसमें आपके पैटर्न भी नहीं ले पाते हो कि आप उसके ऊपर बार लगा दो और बोलो कि इतने डिजिट जो है पॉइंट के बाद ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता इसमें तो ऐसा होता है कि नंबर चले जा रहे हैं और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। मतलब नंबर्स का सफर ही नहीं खत्म हो रहा है, ये निकले हैं और ये चले जा रहे हैं, ये कभी एंड ही नहीं हो रहे हैं, ये किसी एग्जैक्ट फिगर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर क्या हो गए हमारे, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर राइट। सो अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी सीन है कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर के अंदर आपके बाकी सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। रैशनल नंबर में आपका आ गया होल नंबर, आ गया इंटीजर, आ गया आपका नेचुरल नंबर, आ गया आपके ये सारे नंबर्स आ गए। इसके बाद फिर आपका एक दूसरा नंबर हुआ इर्रेशनल। लेकिन जब आप रैशनल और इर्रेशनल को एक साथ मिला देते हो राइट, आपने इनको क्लब कर दिया, ठीक है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर हुआ ना, इसी को आप कहते हो रियल नंबर। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो रियल नंबर। ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर होता है आपका रैशनल और इर्रेशनल। क्लियर,
आई गेस नंबर्स के बारे में जो आपका है ये पूरा क्लियर हो, कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी आ गई होगी। ये तो बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इसके बाद अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सो इन चैप्टर जब आप स्टार्ट भी करोगे तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यूक्लियर डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लियर डिवीजन लेमा। उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखी है, उसमें कहा गया है कि अगर आपको दो इंटीजर्स दिए जाएं सो आपके पास दो एक अलग से इंटीजर्स आएंगे और वो कोई इक्वेशन बनाएंगे और वो इक्वेशन को हम कहते हैं यूक्लियर डिवीजन थ्योरम। उसको हमने नाम दिया यूक्लियर डिवीजन थ्योरम हो जाता है वो जो इक्वेशन लिखी हुई है। अब मैं बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये आज की नहीं है, पुरानी है, इसको आप यूज़ भी करते आ रहे हो। बस ये है कि इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक नाम दे दिया गया है और इक्वेशन के उसमें लिख दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम सेज अस अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ द इंटीजर्स। किसकी बात कर रहा है? इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है। ओके, इंटीजर्स आपको पता है, राइट? इट स्टेट दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अदर पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ए है, उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे इंटीजर से जो कि बी है। इसका मतलब जहां पे हमें कह रहा है वो कि आप ए इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो बी से, ठीक है? ये स्टेटमेंट यही कर रहे हैं इन सच अ वे दैट आपके पास एक आर रिमाइंडर है और इसकी वैल्यू बी से कम है, ठीक है ना? कहीं ना कहीं आप देखो तो ये आपको आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही तो समरी नहीं बता रहा है। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते थे और आप डिवाइड करते थे, सो उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है। और आपको पता है यूक्लियर डिवीजन लेमा एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और वो बहुत ही नोन एग्जांपल है, वो आप ऐसे हमेशा सॉल्व करते ही आ रहे हो। लेट्स से कि हमने लिया 11, ओके, और इसको हमने डिवाइड किया 2 से। सो 2 5 10 और रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है? सो मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी भी बनाया है, जो यहाँ पे डिवाइड किया मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ that if I multiply 2 to 5 times and I add 1, मैं उसमें एक ऐड कर दूं, सो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, राइट? जिसको मैंने अभी डिवाइड किया है 11। ओके, सो जब आप देखोगे ये आपका जो होता है, जो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 11 जो था ये आपका डिविडेंड ही तो है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और आपका जो यहाँ पे 2 है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ये आपका डिवाइजर का रोल प्ले कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा है, और जो यही है ये आपका कोशिएंट है, ठीक है ना? ये आपका क्या है? ये आपका कोशिएंट है। कोशिएंट मतलब कितनी बार आपने उसको मल्टीप्लाई किया, राइट? और यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये आपका रिमाइंडर है जो बच गया, ठीक है? ये क्या है? आपका रिमाइंडर है। सो इन्होंने लॉन्ग टर्म जो मेथड है अपना, डिवीजन मेथड है, इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया और बोला दिस इज योर यूक्लियर डिवीजन लेमा। ओके, और जो इसकी स्टेटमेंट होती है, वो जनरली ऐसे लिखी जाती है दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और एक कंडीशन लगाई गई है आर के साथ कि जो आर होगा ना ये आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? और जो आपका आर होगा ना ये हमेशा लेस देन किससे होगा? बी से होगा। सो टेक्निकली अगर आप देखो ये फैक्ट तो सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं लिखी गई है, राइट? अगर आप जिस नंबर से भी आप डिवाइड कर रहे हो, आपके पास अगर रिमाइंडर आ रहा है तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम ही होगा। अगर उसके बराबर होता तो वो डिवाइड हो जाता, वो उसके बराबर था नहीं, इसलिए तो आपके पास रिमाइंडर आया। और क्या कहते हैं, आपका रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव। इसलिए तो ये स्टेटमेंट साफ कह रही है कि रिमाइंडर कभी आपका 0 हो सकता है पर 0 से नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं जाएगा वो, और वो हमेशा आपका जो बी है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, उससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगर उसके बराबर होता तो वो डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर 0 हो जाता। सो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तो मेरे पास रिमाइंडर बचा हुआ है। ये बहुत ही यूनिक सी, मतलब यूनिक नहीं कहेंगे, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, बहुत जनरलाइज्ड है, बहुत ही कॉमन सी इक्वेशन है। सो इसको लेकर के बिल्कुल भी बच्चों परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी करा देते हैं, ठीक है? एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 578 को आपको डिवाइड करना है 16 से, ठीक है? 578 को आपको डिवाइड करना है 16 से। आप देखो, मैं तो भाई पुराने विचार का आदमी हूँ, यहाँ पे डिवाइड करना है,
मेरे को जैसे सिखाया गया है मेरे टीचर्स ने कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं वो यूज़ करता हूँ और उससे देखता हूँ कि क्या आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें 16 को डिवाइड करना है 578 से, राइट। ओके, 16 3s are 48, दिस विल गिव यू 98 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद 16 6s are 96, आपने माइनस किया, आपको मिला 2, राइट, ये आपका रिमाइंडर है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये आपका क्या था, आपका जो यहाँ पे 16 था उसको हम क्या बोलेंगे, 16 ने डिवाइड किया है, डिवाइड, ये आपका डिवाइजर कहलाएगा। 16 इज योर डिवाइजर, 16 इज योर डिवाइजर, ओके। और जो नंबर यहाँ पे अभी डिवाइड हुआ है, जो नंबर यहाँ पे अभी डिवाइड हुआ है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे जो 578 को ही तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। ये हमारा क्या है, डिविडेंड। और जो हमारा ये वाला नंबर है, इट इज योर कोशेंट। और जो हमारे पास बच गया ये हमारा रिमाइंडर है। हाँ, सो इसको अगर मैं चाहूँ, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ दैट माई 578 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइंग बाय 36 प्लस 2, क्योंकि वो हमारा स्टेटमेंट कैसे था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको दो ही इंटीजर्स दिए गए थे, वो था आपका a एंड b, और क्वेश्चन में भी आपको दो ही नंबर दिए गए थे। 578 को आपको डिवाइड करने को कहा था बाय 16, आपको दिए तो दो इंटीजर गए थे, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इस इक्वेशन के लिए आपके पास दो और आपके q एंड r वो आ गए ऑटोमेटिकली, राइट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। इसमें अब कहा गया है दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज करना है टू फाइंड द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आप सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन में, आप दो ही नंबर ले पाते हो, क्योंकि हमने कैसे स्टार्ट किया था, बाय टेकिंग टू नंबर्स ना। वो दो नंबर क्या थे हमारे, a एंड b थे, पर यहाँ पे हमें 3 नंबर दिया गया हुआ है, ये ट्रिकी पार्ट है। सो हम 3 नंबर भी कर सकते हैं, उनको कैसे करना है ये वाली एग्जाम्पल के बाद आपका वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे अब देखिए, अब मैं लेता हूँ पहले 567 और 441 को ले लेता हूँ, 567 एंड 441 को। सो 567, ओके, 441, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है, राइट। सो इसमें आप ऐसे करिए, मैं आपको बहुत बेसिक है, आप करो 441 को 567 है ना, 567 वन टाइम किया आपने डिवाइड, 441 आया, राइट। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 621, 126 आ गया, जैसे ही आ गया 126। अब 126 से आप डिवाइड करो 441 को, किसको करो, 441 को। ये कितने टाइम्स आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका 3 टाइम करके देखता हूँ मैं, 6 18, 1 6 7 3 378, राइट। ये आपका 378 टाइम्स जाएगा, राइट। अब आप इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास 3, यहाँ पे आपका 7 3 3 6 63 आ गया, राइट। आपने कितनी बार किया था, 3 टाइम्स। भाई यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, सो अब आप जो आपका रिमाइंडर बचा इससे ही आप डिवाइड करिए पिछले वाले डिवाइजर को। यहाँ पे आ जाएगा 126 से आप डिवाइड करोगे इसे, 2 टाइम्स किया आपने, ये 126 हो गया, राइट। अब आपको क्या मिला, 0, यहाँ पे आपको मिला 0। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 हो गया, इट मीन्स 63 ने इसको डिवाइड किया है फाइनली, जिसकी वजह से वो 0 हो गया। सो इसको अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशंस को। नो सी, मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ ये चीज़, लिखिए। आपने सबसे पहले क्या लिखा, दैट 561 इज इक्वल्स टू 441, वन टाइम मल्टीप्लाई किया, आपके पास रिमाइंडर आया 126, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, आपने 441 लिखा है यहाँ पे, आपने 126 जो रिमाइंडर था उससे आपने उसको डिवाइड किया। कितनी बार आपने उसको डिवाइड किया, 3 टाइम्स, लेकिन तब भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ। आपका रिमाइंडर उस टाइम तक क्या बचा, 63। अब आप क्या करोगे, फिर से अब आप इस रिमाइंडर से डिवाइड करोगे 126 को। सो जब आपने 162 63 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, और जैसे ही आपने इसको किया आपको यहाँ पे 0 मिल गया।
ओके, सो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया था वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, HCF। ये नंबर क्या है आपका, दिस नंबर इज योर HCF। ये नंबर क्या है आपका, HCF है। पर ये HCF क्या तीनों नंबर्स का है, नहीं, क्योंकि हमने ऑपरेशन तो केवल दो ही नंबर लेके स्टार्ट किया ना, 567 और 441। तो ये जो 63 है इज HCF ऑफ योर 567 एंड 441, ये इसका HCF है। लेकिन आपको तीनों का HCF चाहिए। सो अब जो आपको HCF मिला है, राइट, जो फाइनली आपने इसे डिवाइड किया था, अब उसी नंबर को यूज करोगे और जो रिमेनिंग नंबर उसको डिवाइड करो, ठीक है ना। सो मैं अब क्या करूंगा, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा HCF आ गया था 63। सो अब मैं लिखूंगा 693 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 63 से डिवाइड करूंगा, और 11 टाइम जैसे करूंगा ये अपना मेरा 693 हो जाएगा और ये 0 हो गया। सो इस इक्वेशन के बाद मैं जो दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूँ कंटिन्यूएशन में, वो ये होगी कि यहाँ पे 693 जो हमारा HCF आया था दो नंबर्स का 63, उसको 11 टाइम किया और तब मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। और मैंने क्या बोला, जिस नंबर से आप डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, HCF। सो अब मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा जो 63 है ये HCF है इन तीनों नंबर का, 693, 567 एंड 441, ठीक है, ये इन तीनों नंबर का HCF है 63। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लॉन्ग टर्म जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इसी को इक्वेशन की फॉर्म में जब आप लिखोगे सो आप ये देख लोगे कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है, मैंने 441 से इसको डिवाइड करना शुरू किया, पहले दो नंबर लिए, यहाँ तक आया 126 रिमाइंडर आया, राइट, मेरे यहाँ पे ये रिमाइंडर आया, मैंने पहले इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब जो रिमाइंडर है इससे मैं डिवाइड करूंगा जिसमें पहले डिवाइड किया था, अब इसको डिवाइड किया, फिर मेरे यहाँ पे 63 आ गया। जब रिमाइंडर बचा हुआ है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, सो मैं मतलब अब मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी, उसके बाद मैंने इस रिमाइंडर से जो पहले डिवाइड किया था उसको डिवाइड किया। जैसे कब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और मेरे यहाँ पे देखोगे थर्ड इक्वेशन में मेरा 0 हो गया। इट मीन्स जिस नंबर से डिवाइड करने पे 0 हो गया, इट मीन्स ये आपका HCF है। पर हमने तो ये दो नंबर स्टार्ट किए थे ना, सो इनका HCF हुआ ये। इसके बाद फिर हमने वो तीसरा नंबर लिया और इस बार जो दो नंबर का HCF था उसको लेकर के हमने इक्वेशन लिखी और उसको डिवाइड किया और इससे हमारा आंसर फिर आ गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा, राइट। ये क्वेश्चन आता है टू फाइंड द HCF एंड LCM, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को आप टेक्निकली समझ लो और इनको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ आप देख लीजिए। नाउ ऑन दिस स्लाइड, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल भी, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से। ये क्या कह रहा है कि आपको दो नंबर दिए हुए 253 एंड 967। अब इसमें कह रहा है कि आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि आप उस नंबर से जब भी डिवाइड करो ना इन दोनों नंबर्स को, उस एक ही नंबर से एक नंबर फाइंड आउट करना है। उस एक नंबर से जब आप इसको डिवाइड करोगे और उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे इंडिविजुअली अलग अलग, सो आपको एक में तो रिमाइंडर मिलेगा 5 और दूसरे में रिमाइंडर मिलेगा 7। देखने में बहुत ट्रिकी लग रहा है ना, वो कौन सा नंबर होगा, इतने बड़े नंबर लाइन में आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो एक नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और कंडीशन भी है कि जब उनको डिवाइड कर दे रहा है तो पहले वाले नंबर का रिमाइंडर बच रहा है 5 और दूसरे वाले का रिमाइंडर बच रहा है हमारा 7। अगर सोचो उस सेंस में तो कितना बड़ा नंबर आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी और मतलब बहुत ही क्या बोले, ट्रिकी नहीं, ये एक छोटा सा मेथड है, उससे आप 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। देखो क्या दिया गया है कि जो रिमाइंडर है, राइट, रिमाइंडर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर वो डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर क्या हो जाता, 0। तो पहली बात, जो नंबर को जितना रिमाइंडर आ रहा है उसको आप इससे माइनस कर लीजिए। ओके, तो जब आप पहला नंबर है 253, इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है 5, मैं अगर इससे 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पे कितना बचेगा 2048 बचेगा, राइट, 2048 बचेगा। इसके बाद मेरा दूसरा नंबर है 967, इसका रिमाइंडर 7 है। जैसे मैंने इसको इसमें से जिसका रिमाइंडर पार्ट हटा दिया तो मतलब 960, राइट। अब आप देखो जब मैंने रिमाइंडर हटा के, तो ये जो दो नंबर्स है ना 2048 और 960, इन दो नंबर के लिए मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, मुझे सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जो अब इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड,
क्योंकि मुझे तो पता है जो रिमाइंडर आना था वो रिमाइंडर मैंने हटा दिया है, तो अब वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। तो मुझे वही एक नंबर ढूंढना है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या ढूंढना है, हमें इन नंबर का HCF ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही तो लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। और HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा मेथड सीखा है, हमने सीखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इट इज जस्ट योर लॉन्ग डिवीजन मेथड, कुछ नहीं करना है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका इनिशियल पार्ट था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए 960 और डिवाइड कर रहे हो 2048 से, 2 टाइम्स आएगा। ओके, कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 9 18 19 1920, यही आएगा। आप इसको माइनस करोगे 8, यहाँ पे 19 हो गया 14, और यहाँ से आपका 2, और यहाँ पे आपका 128 आया, राइट। यहाँ पे आपका आ गया 128 आ गया। ओके, 8 नहीं, हाँ सही है, 128 आया। अब इस 120, अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 तो हुआ नहीं है। अब जैसे आपका रिमाइंडर नहीं 0 है, तो अब आप क्या करोगे, कैरी करोगे इस ऑपरेशन को। अब आप लिखोगे 128 से अब आप डिवाइड करोगे 960 को। चलो भाई कर लेते हैं, कितने टाइम्स आएगा, और उसमें 7 टाइम करके देखेंगे, 7 टाइम करके देखते हैं। 128 इंटू 7, 56 6 5 कैरी, 7 to 14 19 1 7 8 896 आया। क्या आया, 896। ओके, ये मैंने किया 7 टाइम्स। अब जब मैंने इसको माइनस किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, राइट, सो मेरे पे क्या बचा, 8 15 10 4 6 64 बचा, राइट। मेरे पे अभी भी रिमाइंडर बचा होगा, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस 64 से डिवाइड करूँगा 128 को फिर से, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 चाहिए ना मुझे। तो अब जैसे मैं इसको 2 टाइम्स किया, ये 128 हो गया, और मेरे को रिमाइंडर क्या मिला, 0। मैं यही तो ढूंढ रहा था, मैं यही चीज़ तो ढूंढ रहा था। अब मुझे फाइनली वो चीज़ मिल गई, मुझे वो नंबर मिल गया जिसे मैंने जब डिवाइड किया आखिरी में, तो मेरे पास रिमाइंडर आया 0। सो अब क्या करते हैं, इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास कितनी बनी इक्वेशन, देखो तो पहला ऑपरेशन कहाँ तक हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक हुआ, इसके बाद फिर ये दूसरा ऑपरेशन, और फिर ये तीसरा, ऐसे 3 ऑपरेशन हुए ना हमारे पास। सो इनको इक्वेशन में लिखते हैं। पहले मैंने क्या लिखा, दैट 2048 इज इक्वल्स टू 960 इंटू 2 प्लस अवर रिमाइंडर 128। फिर जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी मेरी, वो बनेगी 960 इज इक्वल्स टू 128 इंटू 7 प्लस 64। और जो तीसरी वाले, जब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे, सो 128 64 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही यहाँ पे आपका 0 हो गया, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो नंबर है इट इज़ योर HCF ऑफ व्हाट, 2048 एंड 960, राइट। 960 का HCF है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 64 है, 64 इज द लार्जेस्ट नंबर जो 2048 को और 960 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। दैट इज वाई वो उसका HCF हो ना। HCF की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, HCF वो नंबर होते हैं, हाईएस्ट नंबर, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर रहे 0, राइट, रिमाइंडर हो 0। और जो रिमाइंडर 0 करने के लिए हमने पहले वो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, सो ऑब्वियसली हम HCF ही ढूंढ रहे थे। सो इसके लिए जो हमारा आंसर है दैट वुड बी 64। जब मैं 64 से 2053 को डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 5, और जब मैं 64 से 967 को डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा आंसर आए, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो होगा 7। और यही चीज़ तो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, हमें वही तो नंबर चाहिए था। सो नाउ यू सी कि बेसिक हमें HCF ही निकालना था। ये क्वेश्चन अगर देखें टेक्निकली तो कितना टफ लग रहा था, बट इतना, और कितने इजीली हमने सॉल्व कर दिया डिवाइड करके। इट इज़ वेरी इजी। सो जो ऐसे क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम में, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। मैं अभी आपको क्विकली रिवीजन भी करा दूंगा इसके बारे में, कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है HCF और LCM के बारे में, कि HCF क्या है, LCM क्या है। ओके, सो वो मैं भी आगे आपको क्लियर करा दूंगा कि HCF और LCM कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जब आप आगे मूव करेंगे चैप्टर में, तो एक थ्योरम आती है आपकी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कह रही है, ये कह रही है आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो। कॉम्पोजिट नंबर पता है क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं।
प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या वो 1 के टेबल में आते हैं, राइट, लाइक 2, 3, 5, 7. ओके, सो जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. और एक यूनिक बात पता है क्या है, कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना वो यूनिक होंगे, बट वो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं वो यूनिक नहीं होगा. अभी भी थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम सी हो रही है ना कि क्या बोल रहे सर यूनिक होगा, ऑर्डर क्या है. मैं भी आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. सी, यहाँ पे हमारे पास है 1176, राइट. सो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने एक फर्स्ट बेंचर को बुलाया जो आगे बैठते हैं, राइट, ऑब्वियसली जो बच्चे टीचर की बात सुनते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो टीचर कहते हैं कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो फिर आप धीरे धीरे जाइए, ठीक है. ऑल्दो आप देखो दिस 6 + 7, ओके, +1 जब आप इनको ऐड करोगे सारे डिजिट को, सो ये जो आपका आएगा 13, 4, ये आपको 15 आएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है. यहाँ लास्ट में 6 है तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है. लेकिन जो फर्स्ट बेंचर होगा वो क्या करेगा, सर की बात मानेगा और वो बोलेगा कि मैं सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करता हूँ, तो वो 2 से स्टार्ट करेगा. 2 से उसने डिवाइड किया, 5, 10, 8, 16, 8, 8, राइट. अभी भी 2 से डिवाइड करेगा, 2, 4, राइट, 9 एंड देन 4. अभी भी 2 से डिवाइड करेगा, 1, 4, 7. अब आप यहाँ पे देखिए, उसके पास यहाँ पे अब 2 ऑप्शंस आ गए. 5 + 7 यहाँ पे 12 आ रहा है, राइट. सो ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये फर्स्ट बेंचर है तो सर की बात मान के 3 से डिवाइड करेगा. ये 3 4 12, राइट. उसके बाद फिर 2, 3 9 27. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 7 आएगा, 7 7 49, राइट. सो 7 × 1. सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ऐसे आएगा 2 2 2 3 7 7, 2 2 2 3 7 7, राइट. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था. अब मैंने क्या किया, मैंने सेम क्वेश्चन पीछे वाले बच्चे से बोला कि बेटा आप सॉल्व करके दिखाओ इस क्वेश्चन को. अब बैक बेंचर है, बैक बेंचर्स कहाँ किसी की बात मानते हैं, वो तो बोलेंगे सर हम तो मनमौजी हैं, हमारी तो जैसी मर्जी है हम वैसे सॉल्व करेंगे. उसने इनको ऐड किया, बोला 3 से हो रहा है मैं 3 से करूँगा, 2 से मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता. इन्होंने भाई 3 से किया, कोई बात नहीं. 3 3 = 9, 2 27, 3 9 = 27, 3 2 = 6. भाई कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है ना. अब ये वाला नंबर यहाँ पे 2 है, अब वो इसको 2 से करेगा. 2 1 9 18 1 6, राइट, ये आ गया. अब भी इसको ये 2 से करेगा, राइट. सो ये आ गया आपका 9 18 1 8 6, राइट, 98 आ गया. फिर 2 से किया है इन्होंने, फिर ये आपका आ गया 2 4 8 9 18, राइट. फिर यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे 7 7 एंड देन 7. यहाँ पे आप सीक्वेंसिंग देख लो, 3 2 2 3 × 2 देन 7 7, ओके. यहाँ पे ये वही वाला पैटर्न है. सो आप देख रहे हो कि जो सीक्वेंस आएगा ना, कि आपके प्राइम नंबर कैसे अपीयर हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चा उसको स्टूडेंट किस तरीके सॉल्व कर रहा है. लेकिन आप एक चीज़ अगर देखो, ऊपर में कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं आपके, 3 है, 2 है, 7 है, 3 ही है, 3 2 7. और नीचे में भी देखोगे 3 2 7, मतलब आपके प्राइम नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, उनका जो ऑर्डर है वो जिस तरीके से वहाँ पे जिस क्रम में वो आ रहे हैं ना, ये चेंज हो जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा है. तो ये ऑर्डर यूनिक नहीं है, बट जो प्राइम नंबर्स हैं वो यूनिक है, राइट. सो ये स्टेटमेंट बस आपको यही बताता है, एग्जैक्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पे इस ऑर्डर की बात हो रही है. आई होप ये वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड. यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है इन 2 नंबर्स का. और ट्रिकी पार्ट ये कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सारे बच्चों को आता है. चलिए, सो इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को. बहुत बेसिक है. सबसे पहले चलो मैं 90 लेता हूँ. 90 लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, 45 आया, 3 से किया, 15 आया, 3 से डिवाइड किया, 5 आया, फिर 5 से किया, 1 आया. ओके, ये मेरे 90 का है. उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 144, राइट. चलो इसको भी करते हैं, 144 को भी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 से
72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 टाइम्स, अगेन विथ 3, 1। ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका लिख लिया। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, हमें इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम इनका लिख लेते हैं। 90 का क्या आया था, 90 का जो प्राइम फैक्टर था वो था 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ओके, और जो हमारा 144 का था वो क्या था, 4 टाइम्स 2, 2 2 2 3 इंटू 3। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सो हमने जब 2 नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, अब इन प्राइम फैक्टर की पेयरिंग करते हैं और जो कॉमन पेयर हो गए बस उन्हीं को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो पेयरिंग देख लेते हैं। पेयर हो गया, जोड़ा बन गया, हंसों का जोड़ा सेम सेम। देन यहाँ पे और कोई पेयर बनेगा, ये 3 वाला पेयर बन जाएगा। ठीक है, कोई और पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई और पेयर नहीं बन रहा है। सो आप क्या करोगे, आप इन्हीं नंबर्स को लिखोगे 2। अब तो भाई ये पेयर हो गया ना, पेयर तो एक ही काउंट होता है, पेयर कैसे काउंट होगा, पेयर आपका एक ही काउंट होगा, राइट। सो अब आप इसको कैसे करोगे, 2 2 एक यूनिट आपके इंटू 3 to 3, राइट। अब आप देखो 4 into 9, राइट। हाँ, हमने जो यहाँ पे पेयरिंग, बंद करो यार वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम इनका एचसीएफ लिखना है, राइट। सो एचसीएफ लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें इनका एचसीएफ लिखना है। सो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का हम ग्रुप कर लेते हैं। वो प्राइम फैक्टराइजेशन का ग्रुपिंग कैसे होगी, वैसे होगी कि आपने 90 का ग्रुप लिया और इसमें फिर 90 में लिखा आपने 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, एंड 144 का जब आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे तो क्या क्या थे वो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, देन योर 3 क्रॉस 3, राइट। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए जब आपको फाइंड आउट करना है, आप इनका पेयर कर दोगे, जोड़े बना दोगे आप। ठीक है, चलिए भाई, 2 का हंसों का जोड़ा बन गया। उसके बाद यहाँ पे आप जब देखोगे 3, सो एक 3 के हंसों का जोड़ा बन गया, एक दूसरा 3 है उसका भी हंसों का जोड़ा बन गया, राइट। सो आपको अगर एलसीएम अब निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपने पेयरिंग कर ली। पहले वाले पेयर, अब देखो पेयर तो एक ही होता है ना। सो यहाँ जो 2 का पेयर बना है 2, एक ही 2 आएगा। 3 के पेयर में से 3, फिर यहाँ के 3 में से 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 क्या है आपका, 18 इज योर एचसीएफ इन 2 नंबर्स का, राइट। और आपका जो एलसीएम होता है, अब आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, जो आपका एचसीएफ आया है इसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 18 इंटू 5 इंटू ये नंबर बचे हुए हैं ना सारे, तो 2 3 8 हो जाएगा, 8, राइट। 8 7 20, समझे कितना इजी है। एचसीएफ के लिए आपने जोड़े बनाए, हाँ, एचसीएफ के लिए आपने नंबर्स के जोड़े बना दिए, आपने उनकी शादी करा दी कॉमन की, ठीक है ना। सो 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, ये 18 आ गया। अब आपको एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालना है, तो जो एचसीएफ आया है वो लिख दो और जो नंबर बाकी बचे हुए हैं दोनों में से उनको लिख करके मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम भी आ जाएगा। सो ये आपका एलसीएम है। ओके, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, ओके, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है ना इसमें, उसमें उसके बारे में बात करते हैं पहले। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम बच्चे पढ़ते रहते हैं पर इनको क्लैरिटी नहीं रहती इस चीज़ में
कि एचसीएफ एग्जैक्टली होता क्या है, एलसीएम एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, और अगर होती भी है तो एकदम बुकिश नॉलेज वाली बात होती है। मैं आज आपको एक बार कोशिश करता हूँ कि शायद आपको थोड़ा फील आए, आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, सो स्मॉल, मैंने क्या लिखा है, एलसीएम इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट गेट डिवाइडेड बाय द सब्जेक्ट नंबर, और ये जो एचसीएफ है हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द सब्जेक्ट नंबर। अभी सब्जेक्ट नंबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया क्वेश्चन, इसमें अगर मैं बात करूँ, ओके वेट, ओके, यहाँ पे आप देखो 90 था, 90 का एचसीएफ क्या है 18, 90 और 140 होगा। मतलब क्या है, जो 18 है ना ये आपका डिवाइड करेगा किसको, 90 को भी और आपके 144 को भी। लेकिन ऐसे तो फिर बहुत से नंबर हैं जो डिवाइड करेंगे, राइट, 2 भी तो डिवाइड कर रहा है। तो इस 18 को हम एचसीएफ क्यों कह रहे हैं, इसमें से खास बात क्या है, क्योंकि जो 18 है वो सबसे बड़ा नंबर है। 18 से बड़ा कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है नंबर लाइन में जो आपके इन दोनों को डिवाइड कर दे। 18 के ऊपर कोई नंबर नहीं है जो 90 को भी डिवाइड कर दे कंप्लीटली और 144 को भी डिवाइड कर दे कंप्लीटली। इसीलिए हम कहते हैं कि 90 और 144 का जो एचसीएफ है वो 18 है। समझ गए आप समझ रहे बात को। वैसे तो ये वाले नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ओके, बट 3 एचसीएफ नहीं है, 2 एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ क्या है इनका, 18 है, बिकॉज 18 हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, कॉमन फैक्टर इन दोनों का। 18 के बाद आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 90 और 144 को डिवाइड करे। ये हो गया हमारा एचसीएफ का, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 720। देखने में तो कितना बड़ा एलसीएम, एलसीएम हमारे दोनों नंबर से बड़ा है। हमारा नंबर क्या था, 90 था और 144 था। सो अब इसको हम एलसीएम क्यों कह रहे हैं, इसको हम एलसीएम क्यों कह रहे हैं, देखिए जो 90 है ना, इसको आप जो 720 है इसको आपका 90 भी डिवाइड कर देगा और जो आपका 144 है ना ये भी डिवाइड कर देगा। पर ऐसे तो और भी नंबर होंगे ना जो आपके 720 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन जो 720 है ना, 720 जो नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है। ये वो पहला नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद तो ऐसे बहुत नंबर मिलेंगे, लेकिन इससे छोटा नंबर लाइन में आपको कहीं कोई नहीं नंबर मिलने वाला है जिसको 90 और 144 दोनों डिवाइड कर दें। तो एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में क्या हो रहा था, एचसीएफ में वो जो दोनों नंबर थे सब्जेक्ट नंबर वो डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, और जो आपका एलसीएम है उसमें वो डिवाइड कर रहे हैं। जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो इस सबसे छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सबसे छोटे नंबर को, और जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड हो रहे हैं जो पॉसिबल है। इसीलिए इसको हम एचसीएफ कहते हैं और इसलिए हम इसको एलसीएम कहते हैं। ओके, आई गेस आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपका एक थ्योरम दी हुई है और जो थ्योरम है वो बहुत ही बेसिक सी है। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, राइट, आपके पास कोई प्राइम नंबर है, ओके, और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर जो होगा वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, 5 ले लीजिए, राइट, तो नंबर है यहाँ पे 25 अपॉन 5। 5 क्या है हमारा, 5 हमारा प्राइम नंबर है। अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर मान लिया। सो हमारा 5 ए को भी डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है 5 इसको भी तो डिवाइड करेगा, 1 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। ऊपर लिखा हमने 9, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। 9 अगर इसको डिवाइड कर दे रहा है, अगर 9 डिवाइड हो जा रहा है इससे, सो इसका मतलब है जो 3 है वो इसको भी डिवाइड कर देगा। स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, इफ़ p बी द प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। सिंपल सा, p अगर स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो नंबर को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर? ये स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है। इस थ्योरम का, ये थ्योरम का कभी प्रूफ नहीं आएगा आपको,
लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा और वो उस क्वेश्चन में आएगा जो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर एग्जाम में आता है, हर बार आता है। जब अभी आप इर्रेशनल, सो अभी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, सो उसमें हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है। हमें क्या करना है? टू प्रूव दैट √2 इज योर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो हम इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले उल्टा मान लेते हैं। हमें इर्रेशनल मानना है तो हम स्टार्ट ही उल्टा मान के करते हैं, और हमें पता है कि अगर हम कोई चीज़ गलत स्टार्ट करेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जब यहाँ पे हम वो चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे इसका मतलब इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले माना था सही है, वो एक्चुअली में गलत है। इस तरीके से गलत मान के स्टार्ट करना है, फिर वो सही प्रूव हो नहीं पाएगा और फिर आप बोलोगे ओ अच्छा, तो मैंने जो माना था वही गलत था। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसमें बोला है दैट वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज योर इर्रेशनल नंबर। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इट इज योर रैशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे इसको? रैशनल नंबर। सो हम लिखेंगे लेट √2 बी रैशनल नंबर। यही हमारी एजम्पशन है जो गलत है, पर हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे √2 बी इक्वल टू a/b वेयर a, b इज योर कोप्राइम, इज योर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम कौन सी आफत आ गई बेटा? कोप्राइम कुछ नहीं है, दो नंबर्स के बीच में जब कॉमन फैक्टर केवल 1 हो तो उसको बोलते हैं कोप्राइम। एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल आपका हो गया, आप ले लीजिए एग्जांपल वाइज, आप ले लो 2 3, कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 3 5, 5 7, राइट, ऐसे नंबर। अब बताइए मैंने इनको कोप्राइम ही क्यों लिया? मैंने इनको कोप्राइम इसलिए लिया क्योंकि अगर नंबर कोप्राइम होंगे तो वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएंगे ना। अगर आप लिखोगे 2/3 तो क्या आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई मैंने इसको क्या माना, मैंने माना कि मेरा ए और बी क्या है, कोप्राइम है। सो आपको इसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए कि आपने इनको कोप्राइम ही क्यों माना, कुछ और मान लेते। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। और जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू योर a²। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a²/2। ओ हो। अब आप याद करिए, अब आप ध्यान से याद करिए। 2 क्या है आपका? 2 इज योर प्राइम नंबर। उसके ऊपर एक नंबर है जिसका स्क्वायर हो गया है, और प्रीवियस थ्योरम में क्या था, if a prime number is dividing the square of a number it will definitely divide it the number, right, जो नंबर होगा। अब हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे और लिखेंगे because of that theorem we can write that a will also get divided by 2। और जब इससे डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ मैं इसको मान लेता हूँ, let it be c। सो मैं लिख सकता हूँ that a is equals to 2c। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आया समझ में बच्चों? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आई होप आपको सब दिख रहा होगा। ये हमने भी पहली इक्वेशन लिख ली यहाँ पे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी वाली वैल्यू को यहाँ पे वापस से डाल देंगे। इस वाली, ये वाला जो हमारा स्टेप था ना, इसी में डाल देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, योर b² इज इक्वल्स टू, a की जगह क्या है, 2c है, यहाँ पे a² था, 4c²/2, राइट। ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन से कट के 2 से 2 कट जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका b² इज इक्वल्स टू योर 2c²। अब आप क्या लिख सकते हो, c² इज इक्वल्स टू b²/2। फिर से वही राम कहानी जो अभी हमने दोहराई थी, अभी हमने वही सेम चीज़ करी यहाँ पे। सो इट मीन्स उस थ्योरम की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर वो इसको कर रहा है सो ये b/2 को भी डिवाइड करेगा। इसमें मान लीजिए आपको कोई d मिला, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट b इज इक्वल्स टू 2d। अब आप देखो, पता है प्रॉब्लम कहाँ है बच्चे, यहाँ तक स्टेप याद कर लेते हैं पर आगे जस्टिफाई नहीं कर पाते। अब देखिए, a को मैंने 2c लिखा, b को मैंने 2d लिख दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो मैंने a और b को मैंने क्या माना था, इनको मैंने कोप्राइम माना था। लेकिन यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है कि इनका एक कॉमन फैक्टर 2 भी तो है। इट मीन्स मेरी जो एजम्पशन थी
कि ए एंड बी आर को प्राइम, वो गलत है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, राइट, आर नॉट को प्राइम। अगर वो को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। और जो हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा ए एंड बी को प्राइम नहीं थे, इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो 2 है इज नॉट रैशनल नंबर, इज नॉट रैशनल नंबर। सो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हुआ, वो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या हुआ, वो आपका इरैशनल हुआ। अब बताइए, इस तरीके से तो हमने इसको प्रूफ किया है। कितना सिंपल है, कितना बेसिक है। आप एक बार इसको फिर से देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जो फॉर श्योर आते ही आते हैं, उन्हें आप आंख बंद करके कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। रटिए मत इसे, आप समझिए कि हमने नंबर को प्राइम ही क्यों लिया, प्रीवियस वाली जो थ्योरम थी उसको हमने किस तरीके से यूज किया, और फिर हमारे जब स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो गया तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारी एजम्पशन भी गलत थी। तो एजम्पशन में अगर पहली एजम्पशन गलत है तो इसका मतलब जो हमने मान के स्टार्ट किया था दैट लेट √2 बी द रैशनल नंबर, वो भी गलत होगी। सो हमारा जो 2 है वो रैशनल नंबर नहीं होगा। सो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरैशनल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और आगे जाके हम देखते हैं अब यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। अब जो थ्योरम है अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसका मैं आपको समझा दूंगा, और मेरे ख्याल से फिर आपको इसको पढ़ के कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और आप समझ जाओगे तो आई थिंक आप इसको पढ़ोगे नहीं इस चीज़ को। लेट एक्स इन द फॉर्म ऑफ p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of this when they are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें ये कहते हैं जब p/q की फॉर्म में अगर वो हो और फैक्टराइज करने पे जो डिनोमिनेटर को अगर आप फैक्टराइज करते हो उसके प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 के टर्म्स में आए, केवल 2 और 5 ही हो, ठीक है। सो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो उस फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं उसको यहाँ पे एकदम सरल भाषा में आपको बता देता हूँ इजीली। इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास कोई नंबर है p/q में, अगर ये आपका जो q नंबर है इसको मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, मतलब इसको प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करता चला जाऊँ, सो मेरे पास केवल ये दो ही प्राइम नंबर हों जो इसको डिवाइड करते हों, ठीक है। और वो कितनी बार भी कर सकते हैं, राइट, 2 मान लो 5 बार आ गया, 5 आपका 4 बार आ गया, ठीक है। पर उनके जो प्राइम फैक्टर केवल 2 ही हो, या तो 2 हो, या 5 हो, या 2 and 5 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा है सो आपका ये जो फैक्टर है ना, जब आप इसको डिवाइड करोगे सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, मतलब वो नंबर क्या होगा, एग्जैक्ट आ जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, मतलब हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू, हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। वो ऐसा नहीं वो नंबर चलता नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। सो बस नीचे वाले नंबर को देख प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हम ऐसा स्टेटमेंट का उल्टा ये है कि अगर p/q की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जो है वो 2n × 5m के अलावा कोई और प्राइम नंबर अगर आ जाता है, इसके अलावा जैसे ही कोई और भी ऐड हो जाएगा, सो ये जो आपका फॉर्म होगा ये आपका क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, इट विल नॉट टर्मिनेट, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट विल टर्मिनेट। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ। आप अगर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको नंबर दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू से कि वो टर्मिनेट होगा डेसिमल एक्सपेंशन की नहीं होने वाला। पहला नंबर क्या है आपका 13/125, मैं इसको लिख सकता हूँ 13/5³। मैं ज़्यादा स्मार्ट बनना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2⁵, 5⁵, राइट। अब ये केवल 2 and 5 की फॉर्म में ही है, और बाय थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने q को इसी फॉर्म में लिखा, कोई और फैक्टर नहीं है प्राइम फैक्टर यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर श्योर अगर मैं इसको करूँगा सो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। वहीं पे अगर ये दूसरा नंबर आप लोगे सो यहाँ पे आप में 2 और 5 नहीं है, राइट, 2 and 5 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वो, हाँ अब बच्चे दिमाग लगा सकते हैं ज़्यादा,
वो बोलेंगे सर 7 ही तो है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7। बेटा ये नंबर आपने लिख तो दिया, बट 7 भी तो है ना, ये भी तो आ रहा है, केवल 2 और 5 होने चाहिए। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर होगा इट विल नेवर बी टर्मिनेटिंग, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, रिपीटिंग चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होने वाला ये नंबर। ओके, आई गेस आपको जो 4 मेन टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो क्लियर हो गए हो। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।